हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश कुमार यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अम्ल क्षार लवण की पहले वीडियो में हमने आप लोगों को ये बताया कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। अम्ल को कैसे पहचानेंगे, क्षार को कैसे पहचानेंगे और लवण को कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स, आज उसी वीडियो को हम पार्ट 2 के रूप में व्यक्त करते हैं। आज आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आते हैं उसी चैप्टर से, अम्ल क्षार लवण से। और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि अम्ल क्षार और लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार से अम्ल क्षार लवण क्रिया करते हैं। और फ्रेंड्स, आज एक टॉपिक और जरूरी होगा इसमें। हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज स्पष्ट करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है और कब कहेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और कब नहीं होगी। तो फिलहाल चलते हैं, शुरू करते हैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। हम गाइड सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण। तो गाइड्स, सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में जानने से पहले ये देखेंगे कि अम्ल क्या और किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, किस प्रकार से अम्ल की अभिक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से ये क्रिया करेगा। तो गाइस, सबसे पहले हम यहां लेते हैं धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, ये धातुओं से क्रिया करके, ये धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। परंतु कुछ ऐसी धातुएं हैं, कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब अम्ल किसी सक्रिय धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुओं से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया में लवण बनता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे अगर हम यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया यदि मैं सोडियम धातु से करा दूं, किससे करा दूं? सोडियम धातु से, तो हम पाते हैं यहां बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी। हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे फ्रेंड्स। अब सबसे पहले करेंगे क्या, ये देखते हैं। संतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अभिक्रिया के यानी समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। जब समीकरण में परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों तरफ, यानी कह सकते हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ, दोनों तरफ है भी परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर है तो ही वह समीकरण संतुलित समीकरण कहा जाएगा। तो इस समीकरण को सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पाते हैं कि हमारे दाहिने तरफ, समीकरण में दाहिने तरफ हम देख रहे हैं कि 2 सोडियम परमाणु हैं और बाईं तरफ 1 सोडियम परमाणु है।
तो हम 2 पूरा करने के लिए यहां पर इस सोडियम में 2 से गुणा करते हैं और पाते हैं, अब मिलान करते हैं कि क्या परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। हम पाते हैं कि समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं क्या हैं, बराबर है। तो हमने देखा कि जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया किया तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे जिंक की क्रिया यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाए तो यहां बन जाएगा ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ये रहा धातुओं से क्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे यदि हम क्षार की बात करते हैं तो हम यहां सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हम पाते हैं कि यहां सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो जब क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे यदि हम यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें और इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, ये क्षार है और ये अम्ल है। पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्षार को कैसे पहचानेंगे और अम्ल को कैसे पहचानेंगे। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो यहां बन जाएगा K2SO4, मतलब पोटेशियम सल्फेट, और प्लस बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा। अब समीकरण को बैलेंस करेंगे, हमें यह देखना होगा कि समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु की संख्याएं बराबर हैं या नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको हम बराबर करेंगे। हम पाते हैं फ्रेंड्स कि हमारे दाहिने तरफ पोटेशियम के 2 परमाणु हैं और बाईं तरफ पोटेशियम का 1 परमाणु है। तो संतुलित समीकरण करने के लिए यहां 2 से गुणा कर देते हैं। अब हम पाते हैं कि पोटेशियम इस तरफ 2 है और यहां पर भी 2 है, इस तरफ सल्फर 1 है और यहां भी 1 है, ऑक्सीजन यहां 4 है तो यहां 4 है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो क्या समीकरण संतुलित है, यह चीज देखना होगा। अब हाइड्रोजन देखेंगे, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 एक कम 2 है, मतलब 4, और इस तरफ हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 है। इसलिए गाइड्स H2O में 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या भी 4 और ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो 4 2 6 हो जाती है। तो हम पाते हैं कि जब अम्ल धातुओं से क्रिया करेगा, सक्रिय धातुओं से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जब क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा और जल बनेगा। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरी अभिक्रिया क्या है। अब हम देखते हैं कि धात्विक कार्बोनेट से क्रिया, यानी जब अम्ल किसी धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है। यानी अम्ल जब किसी धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। हमने पढ़ा अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अब पढ़ते हैं क्षार से अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया जो है वो पढ़ते हैं धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो गाइस जब अम्ल किसी धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी यदि मैं यहां पर सोडियम कार्बोनेट को ले लूं
CaCO3। अब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया यदि मैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराता हूं, ये धात्विक कार्बोनेट है और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करता है तो बनता है सोडियम सल्फेट, और यहां से एक ऑक्सीजन कार्बोनेट का इस H2 के साथ जुड़ करके H2O के रूप में बदलता है। और अब यहां से अगर CO3 कार्बोनेट में से अगर एक ऑक्सीजन निकलता है तो यहां बचता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस हम पाए कि जब धात्विक कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया हुई तो लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की क्रिया यदि मैं HCl से करा दूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो गाइड्स हम पाते हैं कि यहां बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। समीकरण को हम गाइड्स बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, हम पाते हैं कि क्लोरीन की संख्या समीकरण में बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहां 2 से गुणा कर दिए, क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब ये देखते हैं कि क्या हमारे सारे परमाणु बराबर हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम पाते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। अब तीसरी के बाद चौथी अभिक्रिया हम देखते हैं, धात्विक सल्फाइटों से क्रिया। धात्विक सल्फाइटों हम जानते हैं कि फ्रेंड्स H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, यानी फाइड फाइट फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइट और ये हाइड्रोजन सल्फेट है। तो अम्ल की क्रिया यदि हम कराते हैं धात्विक सल्फाइटों के साथ, मतलब H2 धात्विक सल्फाइट, मतलब जैसे कि धात्विक सल्फाइट सोडियम सल्फाइट के साथ, ये अगर यहां हो जाए, अगर यहां Na2S तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइट, और अगर यहीं पर Na2SO4 हो तो इसे कहेंगे सोडियम सल्फेट। तो हम समझ गए मित्र कि किसे हम सल्फाइड कहेंगे, किसे सल्फाइड कहेंगे और किसे सल्फेट कहेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं कि जब अम्ल किसी धात्विक जब अम्ल किसी धात्विक सल्फाइड से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखते हैं फ्रेंड्स, यानी धात्विक सल्फाइटों से क्रिया, धात्विक सल्फाइटों से क्रिया, तो देखते हैं कि जैसे सोडियम सल्फाइड की क्रिया यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हम पाते हैं कि यहां बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण प्लस बन जाएगा जल और निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद एक और देख लेते हैं, K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड की क्रिया हम करा देते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल से, तो हम पाते हैं गाइड्स यहां बनता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस जल प्लस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो फ्रेंड्स इस समीकरण को पहले संतुलित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेशियम की संख्या हमारी बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ 1, तो संतुलित करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, यहां पर 2 है तो यहां लगा दिए 2, तो यहां नाइट्रेट 3 हो गया, तो यहां कितना है 1, यहां नाइट्रेट 2 हो गया, सॉरी
दो हो गया, तो यह कितना है, एक, इसलिए यहां भी दो लगाते हैं। तो अब हमें यह देखने को मिलता है कि हमारा समीकरण संतुलित है। तो गाइड्स हम पाते हैं कि जब अम्ल किसी धात्विक सल्फाइटों से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो गाइड्स हमने यही पाया आज अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाओं में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं, धातु से क्रिया, क्षार से क्रिया, धात्विक कार्बोनेट से क्रिया और धात्विक सल्फाइटों से क्रिया। तो गाइस इन सारे रिएक्शन के बाद अब थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि अक्सर मैंने बताया कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, लेकिन इसी जगह थोड़ा सा इसे हम दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे कि क्या जितने अम्ल हैं क्या वे क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। या कुछ लोग कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है, या अम्ल क्षार जब क्रिया करते हैं तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। नहीं, अम्ल क्षार क्रिया करते हैं तो इससे उदासीनीकरण नहीं कहेंगे। अम्ल क्षार जब क्रिया करेंगे लवण बनेगा तो बनने दीजिए, यदि उस अभिक्रिया में जल नहीं बना तो गाइड्स उसे हम उदासीनीकरण नहीं कहेंगे। जब तक उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल का बनना अनिवार्य है। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं गाइड्स। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो अभिक्रिया उदासीनीकरण कही जाती है। यदि लवण बनता है और जल नहीं बनता तो अभिक्रिया उदासीनीकरण नहीं कही जाएगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल का बनना अनिवार्य होता है। यदि अम्ल ने क्षार से क्रिया किया, लवण बना और जल नहीं बना तो हम उसे उदासीनीकरण नहीं कह सकते। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मुख्य लक्षण है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल का बनना अनिवार्य है। अर्थात कह सकते हैं कि when the reaction in which is react of acid with base and produces of salt and water are called as neutralization, the necessary of in the neutralization reaction of formation of the water। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल का बनना अनिवार्य है। थोड़ा गाइड्स देखते हैं एक उदाहरण के रूप में। जैसे अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक सरल सा उदाहरण देते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम क्षार कहते हैं। गाइड्स अब हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये क्रिया करेगा तो ये NaCl और प्लस H2O मतलब सोडियम क्लोराइड और जल बना। एक और देख लेते हैं, अगर हम यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, चूंकि ये क्षार है, अगर इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हम पाते हैं कि कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, समीकरण बैलेंस है। यहां पर लवण बना, जल बना, हम देखते हैं। तो गाइस ये उदासीनीकरण की क्रिया है। अब एक उदाहरण देते हैं जिसमें अम्ल क्षार से तो क्रिया करेगा, लवण बनेगा लेकिन जल नहीं बनेगा, इसलिए हम उसे उदासीनीकरण नहीं कह सकते। जैसे हम देखते हैं स्टीयरिक अम्ल, साबुनीकरण का एक उदाहरण देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा ये चीजें देखने के लिए। साबुनीकरण तो हम देखते हैं
ये स्टीयरिक अम्ल है और यहां पर यदि इसकी क्रिया हम क्षार से करा दिए, ये अम्ल है, हमने बताया ये स्टीयरिक अम्ल है और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और जब ये क्रिया करेगा तो यहां बन जाएगा सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA और यहां बन जाएगा CH2OH CH2OH। ये ग्लिसरॉल और ये है साबुन। ये क्या बना? साबुन। ये क्षार है और ये अम्ल है और ये है आपका ग्लिसरॉल। तो फ्रेंड्स अभी कंपेयर करते हैं दोनों समीकरणों से। हम यहां क्षार की क्रिया कराए तो लवण बना और जल बना। यह उदासीनीकरण की क्रिया है क्योंकि इसमें जल बना, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब यह स्टीयरिक अम्ल क्षार से क्रिया किया, यह अम्ल है, क्षार से क्रिया किया, यहां लवण बना मतलब साबुन बना, लेकिन यहां जल नहीं बना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह क्रिया उदासीनीकरण की नहीं है, यह क्रिया साबुनीकरण की है, लेकिन उदासीनीकरण नहीं। उदासीनीकरण होता जब यहां जल बनता। तो फ्रेंड्स हम कह रहे हैं इस समीकरण को संतुलित कर देते हैं थोड़ा सा। यहां लगा देंगे 3 और यहां लगा देंगे 3, हमारा समीकरण इक्विवेलेंट हो जाता है। तो गाइड्स हमने देखा अम्ल के गुण और उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। इस चैप्टर का पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराते हैं। थैंक्स।